हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक नया है एग्रीकल्चरल इनकम। आपने सुना होगा कि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन एग्जैक्टली एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है, तो ये आज हम पढ़ेंगे कि अगर आपको आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत पड़े, अगर क्वेश्चन में ये ना दिया हुआ हो कि कौन सी इनकम एग्रीकल्चरल है, कौन सी इनकम एग्रीकल्चर नहीं है, और आपको पहचानना पड़े, तो वो आप कैसे पहचानेंगे। तो वो आज हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम क्या है, किस तरह की इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम कहते हैं। ये सभी को मालूम है कि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्टेड है। सेक्शन 10 जो है वो एग्जेम्प्ट इनकम की एक लिस्ट प्रोवाइड कराता है। कोई चीज सेक्शन 10 क्लोज 1 में है, कोई सेक्शन 10 क्लोज 2 में है, तो सबसे ऊपर जो नाम है एग्जेम्पशन लिस्ट में वो एग्रीकल्चरल इनकम का ही है। सेक्शन 10 क्लोज 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एग्जेम्प्ट एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स। ये तो क्लियर है, ये हम कई बार पहले भी मौका पड़ चुका है। जब क्वेश्चन में एग्रीकल्चर इनकम आती है तो हमें याद है कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम क्या है, इसकी जो डेफिनेशन गिवन है सेक्शन 2(1)(a) में गिवन है, सेक्शन 2 क्लोज 1(a) के अंदर दी हुई है। और सेक्शन 2 क्लोज 1(a) में 3 तरह की इनकम को एग्रीकल्चर इनकम माना गया है। अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं है तो पहचान नहीं पाएंगे आप कि एग्जैक्टली व्हाट इज ए एग्रीकल्चरल इनकम। और क्वेश्चन कई बार यहां से भी पूछ लिए जाते हैं। एक हम जो जब भी एग्रीकल्चर इनकम की बात आती है तो मोटा मोटी जो ख्यालात हमारे दिमाग में आते हैं, एक किसान खेती कर रहा है, वो कुछ बीज बो रहा है, उससे फसल पैदा होती है, उस फसल को जो बेचेगा उसे एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हैं 2 एग्रीकल्चर इनकम जो कि हमारे मन में कभी विचार ही नहीं आएगा जब तक कि हम उस डेफिनेशन को ना स्टडी कर लें। तो चलिए स्टडी करते हैं सेक्शन 2 क्लोज 1(a) में कि एग्जैक्टली एग्रीकल्चर इनकम क्या है। तो सेक्शन 2 क्लोज 1(a) में सबसे पहली एग्रीकल्चर जो इनकम है वो क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम इंक्लूडिंग द फॉलोइंग: एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड, एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड। यानी कि अगर आप कोई लैंड से रेंट और रेवेन्यू डिराइव कर रहे हैं, जो रेंट है वो कैश में भी हो सकता है और वो इन काइंड भी हो सकता है, इन काइंड भी हो सकता है। रेवेन्यू का मतलब बताएंगे आप कि एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम रेंट, यानी कि रेंट तो मतलब क्या है कि आपने किराए पर जमीन दे रखी होगी, एग्रीकल्चरल लैंड को आपने किराए पे दे रखा होगा, ठीक है ना। आप खुद खेती नहीं कर रहे हैं तो जो लैंड से किराया है वो भी कहां पे टैक्सेबल होगा, वो भी टैक्सेबल होगा। वो मतलब वो भी जो इनकम मानी जाएगी वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, जबकि आप किसानी नहीं कर रहे हैं, जबकि आप खेती नहीं कर रहे हैं। हाँ, अब ये देखना पड़ेगा कि जिसे आपने किराए पर दी है तो क्या उसका खेती करना जरूरी है, या आपने किसी भी पर्पज के लिए किराए पर दे दी तो भी लैंड का किराया आपकी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। तो ये तो इंपॉर्टेंट बात है। तो जब आप कंडीशन में देखेंगे तो जिसे आप किराए पर दे रहे हैं वो एग्रीकल्चर उस पर करना चाहिए, तो ही आपका जो किराया है वो आपका किराया एग्रीकल्चरल इनकम की कैटेगरी में आएगा। तो रेंट और रेवेन्यू, रेंट इन कैश भी हो सकता है, रेंट इन काइंड भी हो सकता है, यानी कि वो कैश में ना देके जो किसानी कर रहा है, जो किसान है वो आपको फसल दे देता है, ठीक है ना, कुछ फसल आपको प्रोवाइड करा देता है, तो वो रेंट इन काइंड हो गया। रेवेन्यू क्या मतलब होता है, रेवेन्यू का मतलब क्या है कि शेयरिंग इन प्रॉफिट। रेवेन्यू का मतलब है शेयरिंग इन प्रॉफिट, यानी कि जो भी किसानी करके फसल आएगी, फसल को बेचा जाएगा, तो रेंट के रूप में आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ना प्रोवाइड करा के कुछ शेयरिंग हो रही है प्रॉफिट में, तो उसे कहा जाता है रेवेन्यू। तो एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड, एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम द लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज, यानी कि एक ऐसी लैंड जो कि इंडिया में सिचुएटेड है और यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज, और एक ऐसी लैंड जो एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए यूज हो रही हो। तो ये भी देखना पड़ेगा कि सर एग्रीकल्चरल पर्पज क्या है।
द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड टू ट्रीट इनकम ड्राइव फ्रॉम लैंड एज एग्रीकल्चर इनकम। रेंट और रेवेन्यू शुड बी डिराइव फ्रॉम लैंड। सच लैंड शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया। द लैंड शुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज। जो लैंड है वो आपकी एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए यूज होना जरूरी है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लैंड इंडिया में होनी चाहिए। मुझे बताइए कि जो लैंड है वो रूरल में होना चाहिए या अर्बन में किसी भी तरह चल सकता है? अर्बन लैंड या रूरल, कौन सी चलेगी? जल्दी से बताइएगा। अर्बन लैंड चलेगी या रूरल लैंड चलेगी? कौन सी लैंड चलेगी एग्जामिनेशन के लिए? जवाब सबसे पहले मनीषा का कहीं पर भी हो। वेरी गुड मनीषा, कहीं पर भी हो। मैंने जानबूझकर ये क्वेश्चन पूछा है क्योंकि जब हम कैपिटल गेन को करते हैं तो वह रूरल इतना दिमाग में बस जाता है हमारे कि हमें लगता है कि हर जगह रूरल ही है। वो तो क्या है कि आप जब किसानी कर रहे हैं, जब खेती कर रहे हैं, जो बेसिक एग्रीकल्चर ऑपरेशंस होते हैं वो कर रहे हैं, तो चाहे आपकी लैंड अर्बन एरिया में पड़ती है चाहे रूरल एरिया में पड़ती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जब आप लैंड को बेचेंगे तो नॉर्मली वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाती। जो कैपिटल गेन आता है लैंड को बेचकर वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाता है। तो उस केस में रूरल एग्रीकल्चर लैंड को उन्होंने कैपिटल एसेट ही नहीं माना, जिससे कि उसके ऊपर कैपिटल गेन ना लगे। लेकिन अगर नॉर्मल बात करें, हम जनरल रूल्स की बात करें, तो एग्रीकल्चर इनकम ये 3 है जो मैं बता दूंगा। तो इसमें कैपिटल गेन की इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाती है, ठीक है ना। तो जो लैंड आप किराए पर दे रहे हैं, जिसका रेंट और रेवेन्यू आप ले रहे हैं, तो वो कहीं पर भी हो सकती है। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेंगी। इंडिया में होना चाहिए, उसके अलावा एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए होना चाहिए। इट क्लियर? सेकंड पॉइंट क्या है? जो सेकंड इनकम है एग्रीकल्चर, एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर और फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम सच लैंड, यानी कि इस लैंड का मतलब क्या है? जो ऊपर बताई गई लैंड है आपको, यानी कि इंडिया में सिचुएटेड होनी चाहिए, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज होनी चाहिए। तो एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम सच लैंड, तो ये इनकम कौन ड्राइव करेगा? ये लैंडलॉर्ड ड्राइव करेगा या टेनेंट ड्राइव करेगा? कोई भी हो सकता है। लैंडलॉर्ड भी ड्राइव कर सकता है, टेनेंट भी ड्राइव कर सकता है। अगर आप खुद ही खेती कर रहे हैं, आप ओनर भी हैं, वो भी है, और टेनेंट खेती कर रहा है, आपको तो केवल किराया मिल रहा है। तो जिसे किराया मिल रहा है वो तो पॉइंट नंबर आई में एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन एक व्यक्ति एज ए टेनेंट खेती कर रहा है, खेती करने के बाद जो फसल क्रॉप पैदा होती है उसे बेचता है, उससे मार्केट में बेच के इनकम अराइज करता है, तो वो पॉइंट नंबर 2 के अंदर एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। और फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इसे भी समझना पड़ेगा कि और फ्रॉम प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, इसे भी मैं अभी बताऊंगा आपको। और थर्ड है एनी इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। पहली क्लोज में क्या लिखा हुआ था? अगर रेंट और रेवेन्यू ड्राइव फ्रॉम लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन यहां पे फार्म बिल्डिंग है, एनी इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। फार्म बिल्डिंग एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा रेजिडेंशियल हाउस की तरह होता है, ठीक है। तो उसकी भी इनकम एग्जेम्प्ट होगी, यानी कि एग्रीकल्चर मानी जाएगी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। तो एनी इनकम एट्रीब्यूटेबल टू ए बिल्डिंग दैट इज ए फार्म हाउस इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। बिल्डिंग इज on or in the immediate vicinity of the land situated in India which is used for agricultural purpose। यानी कि जो बिल्डिंग है, जिस फार्म हाउस की आप बात कर रहे हैं, वो आसपास ही होनी चाहिए। विसिनिटी का मतलब होता है आसपास होनी चाहिए उस लैंड के जो कि एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए यूज हो रही हो। मुझे ये डिफाइन करना है, ये बताना है आपको कि एग्रीकल्चर पर्पज होता क्या है। इट इज ऑक्यूपाइड बाय द कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट और रेवेन्यू। कल्टिवेटर का मतलब है जो किसानी कर रहा है,
आपने हो सकता है लैंड किराए पे नहीं दे रखी हो, तो आप कल्टीवेटर भी हो गए, ठीक है ना, और आप ओनर भी हो गए। हो सकता है आपने लैंड किराए पे दे रखी हो, किसानी कोई और कर रहा हो, तो फार्म हाउस आपके पास रिसीवर ऑफ रेंट और रेवेन्यू के रूप में भी हो सकता है, यानी कि फार्म हाउस ओनर के पास भी हो सकता है वो, इज इट क्लियर, और कल्टीवेटर के पास भी हो सकता है। इट इज यूज्ड एज ए ड्वेलिंग हाउस, रहने के लिए, और ए स्टोर हाउस, यानी कि फसल होती है तो आप उसे खुले में ना छोड़ के फार्म हाउस में आप सुरक्षित रख लेते हैं, और अदर आउट बिल्डिंग, यानी कि जो यूज होनी चाहिए बिल्डिंग एज ए ड्वेलिंग हाउस होनी चाहिए, यानी कि रहने के पर्पज के लिए होनी चाहिए, या आप एज ए स्टोर हाउस कर रहे हैं। द लैंड इज एसेस्ड टू द लैंड रेवेन्यू और द लोकल rate. If all the above conditions are satisfied, then the income from farm building is exempt from tax, क्योंकि वो एग्रीकल्चरल इनकम ही मानी जाएगी। Is it clear to all of you? जल्दी से बता दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? मैं दोबारा से बताता हूं कि 3 तरह की इनकम को एग्रीकल्चर माना जाता है। डेफिनेशन भी लिखने के लिए आ सकती है और पहचानने के लिए भी आ सकती है। पहली है एनी रेंट और रेवेन्यू ड्राइव फ्रॉम सच लैंड, यानी कि और उसमें लैंड के लिए कुछ कंडीशन है, एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए, सिचुएटेड इन इंडिया होनी चाहिए, और इसके अलावा आप उसमें एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस कर रहे होंगे। तो 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो रेंट और रेवेन्यू ड्राइव फ्रॉम सच लैंड एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्रीकल्चर पर्पज हो जाएगा। और एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम द लैंड, या जो कोई भी इनकम जो आप एग्रीकल्चर लैंड से एग्रीकल्चर करके आप कर रहे हैं, या प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आप कर रहे हैं, मुझे ये बताना है कि प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है, ठीक है ना। सपोज कीजिए जैसे चाय की पत्तियां हैं, आप बागान होते हैं चाय के, तो जो एग्रीकल्चरल आप ऑपरेशन करते हैं उसमें, तो उससे तो चाय की पत्तियां आ जाती हैं, लेकिन चाय की पत्तियां एज इट इज मार्केट में मार्केटेबल नहीं हो सकती, यानी कि एज इट इज आप चाहें कि उन्हें बेचना वो पॉसिबल नहीं है। तो मार्केटेबल बनाने के लिए कुछ और भी प्रोसेस करना पड़ता है, तो बात उसकी हो रही है और फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो आ गया आपके पास, खेती तो हो गई, लेकिन मार्केटेबल बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग से भी होकर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को होकर गुजरना पड़ता है। तो अगर उससे भी इनकम आती है तो वो भी एग्रीकल्चरल इनकम ही मानी जाएगी। और तीसरी इनकम जो है एनी इनकम फ्रॉम ए फार्म बिल्डिंग, और फार्म बिल्डिंग के लिए मैंने बता दिया कि वो जो लैंड एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रही है उसके विसिनिटी में होनी चाहिए, यानी कि आसपास होनी चाहिए। इसके अलावा वो एज ए ड्वेलिंग हाउस या एज ए स्टोर हाउस आप यूज कर रहे हैं। अब कौन यूज करेगा उसे? कल्टीवेटर यूज करेगा, या रिसीवर ऑफ रेंट और रेवेन्यू उस फार्म हाउस को यूज करेगा। इफ above 3 types of income, the above 3 types of income shall be treated as agriculture income only when the following conditions are satisfied. Income should be derived from land. The expression derived from land would mean arising from the land. Land should be situated in India. Land should be situated anywhere in India. The land may be situated in an urban area or in a rural area. If the land is located outside India, any agriculture income derived from such land will not be deemed to be agricultural income and same will not enjoy any exemption under section 10 clause 1. तो ये रिपीटेड है, जो चीज हमने पढ़ी है अभी तक उसी का रिपीटेशन है। थर्ड पॉइंट को देखिएगा, इसमें नई बातें सीखने को मिलेंगी। जो एग्रीकल्चर पर्पज है वो क्या है? लैंड शुड बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि एग्रीकल्चरल पर्पज क्या होता है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर पर्पज क्या होता है। बहुत सारे डिस्प्यूट हैं इसमें, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि एग्रीकल्चर पर्पज हम तभी मानेंगे जब उसमें बेसिक ऑपरेशन आप कैरी आउट कर रहे हैं। क्योंकि जब भी किसानी करते हैं आप तो 2 तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं, बेसिक ऑपरेशन, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। तो बेसिक ऑपरेशन करने जरूरी है, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन भी होंगे उसके साथ, तो हम एग्रीकल्चरल पर्पज मान लेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस होंगे, बेसिक ऑपरेशन नहीं होंगे,
तो हम उसे एग्रीकल्चरल पर्पज नहीं मानेंगे। एक इस चीज को मैं इस डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं जो आपके सामने आ रहा है। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशन। एग्रीकल्चर ऑपरेशन प्राइमरी बेसिक ऑपरेशन होते हैं, कुछ सेकेंडरी ऑपरेशन है, ठीक है ना। और कोई व्यक्ति प्राइमरी और सेकेंड ऑपरेशन दोनों कर रहा है, यानी कि 3 कैटेगरी है। खाली आप प्राइमरी ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम आपकी एग्रीकल्चर इनकम मान लेंगे, ठीक है ना। देखिएगा इनकम ही देखते हैं। अगर आप खाली सेकेंड ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसे एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन एक केस में ये भी एग्जम्प्ट होगी। खाली अगर आप सेकेंडरी ऑपरेशन कर रहे हैं तो एक एक्सेप्शन है जहां पर ये भी एग्जम्प्ट हो जाएगी। और अगर प्राइमरी और सेकेंडरी ऑपरेशन दोनों कर रहे हैं तो भी हम क्या मान लेंगे, इसे एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए यूज मान लेंगे और एग्जम्प्ट हो जाएगी। इस बात को बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर रखिएगा। अब सर ये बता तो दीजिए कि बेसिक ऑपरेशन क्या होते हैं, खेती में बेसिक ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है ना। डिगिंग लैंड, यानी कि जैसे कहते हैं लैंड की जुताई करना, एक ट्रैक्टर चला के जो मिट्टी है उसे कुरेदा जाता है, ठीक है ना, नीचे की मिट्टी को ऊपर लाया जाता है। तो इस तरह से जो इसे कहते हैं डिगिंग ऑफ लैंड। सोइंग सीड्स, उसके अंदर बीज बोना, तो ये बेसिक ऑपरेशंस हैं आपके जो लैंड में किए जाते हैं। सेकेंडरी ऑपरेशन क्या है, थ्रोइंग पेस्टिसाइड, मच्छरों को भगाने के लिए कीड़े मकोड़े फसल को खराब ना करें तो आप पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, उन्हें थ्रो करते हैं, उन्हें छिड़काव करते हैं। कटिंग क्रॉप, यानी कि जब फसल पैदा हो जाती है उसके बाद उसे कट करते हैं। रिमूविंग इंसेक्ट, ठीक है ना। ये सब क्या है आपके सेकेंडरी ऑपरेशंस में आते हैं। मन में इस बात को अगर पहचानने के लिए आए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से आ जाता है। ये चीज जरूरी है आपके लिए कि आप ये पहचाने कि एग्रीकल्चरल ऑपरेशन क्या होते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्रीकल्चर ऑपरेशन यानी कि जमीन से जुड़े हुए ऑपरेशन जरूरी हैं, ठीक है। देख लीजिए एक बार, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द लैंड इज सेट टू बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज where the following 2 types of operation are carried out on such land. Basic operation, these involve cultivation of the ground in the sense of tilling of the land, sowing of the seed, planting and similar operation on the land. Such basic operation demand the expenditure of human labor and skill upon the land itself, and further they are directed to make the crop sprout from the land. यानी कि उसके बाद ही जो फसल है वो पैदा होती है। Subsequent operation में क्या आता है, after the crop sprouts from the land, there are subsequent operation which have to be resorted to by the agriculturist for the efficient production of the crop, such as weeding, digging the soil around the growth, removal of undesirable growth, prevention of crop from insect and pests, etc. Both the basic and subsequent operation together form the integrated activity of agriculturist. यानी कि वो मैंने एक चार्ट के माध्यम से आपको समझा ही दिया। खाली आप बेसिक ऑपरेशन कर रहे हैं तो भी हम इनकम एग्जाम्प्ट कर देंगे, खाली आप सब्सिक्वेंट ऑपरेशन कर रहे हैं इनकम एग्जाम्प्ट नहीं होगी। इन जनरल कोई भी किसान बेसिक और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन दोनों ही कैरी आउट करता है। लेकिन एक इशू बहुत समय से पेंडिंग था, कई सालों से, दशकों से पेंडिंग था, कि जो लोग नर्सरी चलाते हैं, ठीक है, सभी लोग जानते हैं कि नर्सरी क्या होती है। तो वो लोग वहां से पोट्स होते हैं, बेसिकली जमीन में पौधे नहीं उगाते हैं, वो गमलों में पौधे उगा देंगे, छोटे छोटे पन्नियों के पोट्स बना लेंगे या किसी और चीज के पोट्स वो बना लेंगे। तो उसमें पेड़ पौधे उगाने के बाद वो सेल करते हैं। तो क्या उनकी इनकम को एग्रीकल्चर माना जाए? तो कुछ कोर्ट कहती थी नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम तभी होगी जब एराइजिंग फ्रॉम लैंड होगी और वहां लैंड से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं होता है। तो दैट्स वाई वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। कुछ कोर्ट्स ने कहा कि देखिए इंटरप्रिटेशन बिल्कुल वर्ड टू वर्ड नहीं लेना चाहिए, सेंस समझनी चाहिए कि लॉ मेकर्स की सेंस क्या है। और उन्होंने कहा कि नर्सरी से होने वाली जो आमदनी होगी उसे एग्रीकल्चर माना जा सकता है। तो नाउ
इसे सेटल डाउन कर दिया गया प्रिंसिपल को, और एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर दी गई कि नर्सरी से होने वाली इनकम, जबकि उसमें सब्सिक्वेंट ऑपरेशन होते हैं बस, वो भी क्या मानी जाएगी, आपकी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। तो अब ये जो प्रिंसिपल है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सेटल डाउन हो चुका है कि नर्सरी से होने वाली आमदनी को हम क्या माने। तो इनकम ऑफ नर्सरी, एक्सप्लेनेशन 3 to section 21A, एनी इनकम derived from sapling or seeding grown in a nursery shall be deemed to be agricultural income accordingly, irrespective of whether the basic operation have been carried out on land. Such income will be treated as agriculture income, thus qualifying for exemption under section 10 clause 1 of the act. जबकि जरूरी है, नर्सरी के अलावा नर्सरी के एक्सेप्शन में फंस जाती है, अदरवाइज आपको लैंड से ही होनी चाहिए, और उस लैंड से जिसमें आप बेसिक ऑपरेशन कैरी आउट कर रहे हैं। जबकि नर्सरी में कोई बेसिक ऑपरेशन लैंड से जुड़े हुए नहीं होते हैं, लेकिन तब भी वो इनकम आपकी एग्रीकल्चर मानी जाएगी। तो नीचे एक चार्ट बना रखा है कि एग्रीकल्चर इनकम में रेंट और रेवेन्यू आ जाएगा, एनी इनकम फ्रॉम सच लैंड आ जाएगा, और इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग आ जाएगा, और इनकम फ्रॉम सैपलिंग और सीडिंग, ये नर्सरी वाली इनकम आ जाएगी। अगले पेज पर ये मैंने एग्रीकल्चर ऑपरेशन क्या होते हैं वो भी बता रखा है। खाली सेकेंडरी ऑपरेशन करेंगे, नॉर्मल इनकम एग्जाम नहीं होगी, टैक्सेबल होगी, लेकिन इसमें नर्सरी एक एक्सेप्शन के रूप में आएगा कि नर्सरी में आप केवल सेकेंडरी ऑपरेशन करते हैं तो भी इनकम क्या मान ली जाती है, वो एग्रीकल्चर इनकम मान ली जाती है और एग्जाम्प्ट हो जाती है। एक चार्ट मैंने सेक्शन 21A सब क्लोज ए पर भी बना रखा है, रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम सच लैंड। रेंट क्या होता है, लैंडलॉर्ड ने अपनी जो जमीन है वो किराए पर दी टेनेंट को, और टेनेंट जो है 10,000 रुपये रेंट दे रहा है। तो अगर टेनेंट उसके ऊपर एग्रीकल्चर ऑपरेशन कर रहा है तो टेनेंट की इनकम तो होगी ही होगी एग्रीकल्चर, लेकिन जो रेंट ड्राइव कर रहा है लैंडलॉर्ड, उसका रेंट भी एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरी के अंदर ही आएगा। रेंट इन काइंड कैसे होता है कि वो 1/3 जो व्हीट है, यानी जो फसल पैदा होगी, गेहूं बो रहा है वो, तो उसका 1/3 रेंट के रूप में दे देगा। और रेवेन्यू क्या होता है, वो 1/3 फसल नहीं देगा बल्कि प्रॉफिट में हिस्सेदारी वो देगा। रेवेन्यू क्या होता है, लैंडलॉर्ड ने फार्मर को खेती करने के लिए जमीन दी, आस्क फार्मर टू ग्रो व्हीट कि आप इसमें गेहूं की फसल उगाइए, जो प्रॉफिट होगा, ठीक है ना, वो प्रॉफिट 50% रेवेन्यू के रूप में लैंडलॉर्ड को दिया जाएगा। तो फार्मर की इनकम भी एग्रीकल्चर है और लैंडलॉर्ड की भी इनकम एग्रीकल्चर ही मानी जाएगी। जल्दी से बताइएगा ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है कि नहीं हुआ है। जल्दी से मुझे एक बार आंसर भेज दीजिए, थम्स अप भेज दीजिए अपना कि दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ और नॉट। ये कॉन्सेप्ट जो है किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ चिपक कर आ जाता है। जब आप टोटल इनकम के क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर भी मैनी टाइम टैक्स निकालने के पर्पज के लिए वो कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है, और अलग से भी क्वेश्चन आपके आते रहते हैं इसमें से। देखिए, ये तो हो गया एग्रीकल्चर इनकम क्या है। अब कुछ ऐसी इनकम को आइडेंटिफाई किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा जो पार्टली इंटीग्रेटेड है, यानी कि कुछ एग्रीकल्चरल इनकम है, कुछ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, और इस कदर वो आपस में जुड़ी हुई हैं कि गवर्नमेंट भी उन्हें अलग अलग नहीं कर पा रही है। ये तो क्लियर हो गया कि एग्रीकल्चरल इनकम क्या है, लेकिन कुछ इनकम ऐसी हैं जो इंटीग्रेटेड हैं, यानी कि जब भी आप, जैसे आप कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ते हैं तो वहां पर एक चैप्टर पढ़ते होंगे प्रोसेस अकाउंटिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। तो प्रोसेस कॉस्टिंग कहां यूज होती है, जब एक पर्टिकुलर प्रोसेस के इस्तेमाल होने के बाद भी एक प्रोडक्ट एक ऐसा तैयार होता है जिसकी अपने आप में अलग से मार्केट में वैल्यू है, वही प्रोसेस कॉस्टिंग यूज हो सकता है। अदरवाइज कोई भी आप मैन्युफैक्चरिंग करें,
तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करें सब में प्रोसेस तो होते ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक सिंगल प्रोसेस से आप कोई फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं। तो हर जगह प्रोसेस कॉस्टिंग यूज नहीं हो सकती। प्रोसेस कॉस्टिंग सिर्फ वहीं यूज होगी जहां पर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं कि जो अलग से भी मार्केटेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक पेन बना रहे हैं, ठीक है ना, अब पेन का कैप भी बना रहे हैं, तो आपको पता होगा कि पेन का कैप अलग से कहीं नहीं बिकता। पेन का जो कैप है, आप 5 रुपए का पेन ला रहे हैं तो कैप तो उसमें भी होगा। तो पेन का कैप की अलग से कोई मार्केट नहीं है, जबकि वो पेन भी तो अलग अलग प्रोसेस में ही बना होगा, कैप अलग बना होगा और जो पेन का मेन ढांचा है वो अलग बना होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे कोई पूछा जाए कि क्या यह प्रोसेस कॉस्टिंग इस्तेमाल हो सकती है, नहीं हो सकती है, ठीक है ना। प्रोसेस कॉस्टिंग वही इस्तेमाल होती है जहां पर कोई आप फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, कई सारे प्रोसेस से होकर गुजरता है, लेकिन हर प्रोसेस के बाद उसकी एक अपनी अलग से मार्केट भी हो। तो कुछ प्रोसेस को हम प्रोसेस 1 के बाद ही बेच देते हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट निकला वो प्रोसेस 2 के लिए आपका इनपुट बन जाता है। तो खैर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। अब मेरा अपना जो काम है, क्यों मैं उसका जिक्र छेड़ा मैंने कि मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि प्रोसेसेस आपस में इतने क्लोजली इंटीग्रेटेड होते हैं कि गवर्नमेंट को भी नहीं पता लगता कि किस चीज को हम एग्रीकल्चर माने, किस चीज को हम एग्रीकल्चर ना माने। लेकिन एक क्लियर है कि प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट आ रहा है उसकी मार्केट में वैल्यू ज्यादा है, तो सारी की सारी वैल्यू को एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जा सकता। सबसे पहला इसमें आता है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, यानी कि जो आप चाय के बागानों में, टाटा टी है, लिप्टन टी है, इनके बागान होंगे बड़े बड़े, तो चाय के बागानों में जो ये चाय की पत्तियां उगाते हैं, ग्रो करते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग है। लेकिन एक बार चाय की पत्तियां ग्रो होने के बाद उसके बाद फैक्ट्री में ये जाती हैं मैन्युफैक्चरिंग होने, उसके बाद इन्हें बंद पैकेटों में भरा जाता है। तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, वो एक बिजनेस एक्टिविटी है। उसके बाद ये आप तक पहुंचती है। रेट के लिए जो इनकम आ रही है, तो अगर खाली आप एज इट इज ग्रो करके बेचते तो उनकी वैल्यू कम आती, लेकिन आपने मैन्युफैक्चरिंग करके बेचा, उन्हें फैक्ट्रियों में लाए आप और उनकी सफाई की और कुछ फ्लेवर डाला होगा, ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी आती है। तो ये कैसा पता लगे कि कितनी एग्रीकल्चर है और कितनी आपका नॉन एग्रीकल्चर है? तो गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि 60% हम एग्रीकल्चर मानेंगे और 40% हम नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे। पिछले पेज पर ही है इसका कि रूल 8 है इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। 60% of income computed will be treated as net agriculture income and 40% of such income so arrived is treated as business income। परसेंटेज डिफाइन कर दी कि अगर ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी है तो 60 और 40 के रेशियो में ये डिवाइड की जाएगी। अब एक रबर के लिए भी है, रूल 8 तो हो गया ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। एक है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, रूल 7A। तो इसमें 35% नॉन एग्रीकल्चर इनकम है और 65% आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है। जो ज्यादा वाली परसेंटेज है वो ऑलवेज एग्रीकल्चर इनकम है। तो इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ रबर प्लांट ग्रोन बाय द सेलर इन इंडिया शैल बी कंप्यूटेड एज इफ इट विल income derived from business and 35% of such income shall be deemed to be income liable to tax। income from growing and manufacturing of coffee, इसमें 2 पार्ट कर दिए गए हैं। अगर खाली ये लिखा हुआ मिले ग्रोन एंड क्योर्ड बाय द सेलर, तो इस केस में 75% एग्रीकल्चर है, 25% नॉन एग्रीकल्चर है। अगर ग्रोन एंड क्योर्ड लिखा मिले और अगर इसके साथ और भी वर्ड मिले रोस्टेड एंड ग्राउंडेड, ठीक है, तो उस केस में 60% एग्रीकल्चर है और 40% आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। इट क्लियर? रूल 8 टी के लिए बहुत पूछे जाते हैं
ग्रोन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, 60% एग्रीकल्चर, 40% नॉन एग्रीकल्चर। अगर आपका रबर का केस है तो 65% एग्रीकल्चर, 35% आपका नॉन एग्रीकल्चर। और अगर कॉफी का है, कॉफी के दो पार्ट हैं रूल 7B के, अगर ग्रोन एंड क्योर्ड लिखा हुआ है तो 75 और 25, और अगर ग्रोन क्योर्ड इसके अलावा रोस्टेड एंड ग्राउंडेड भी लिखा हुआ है, कोई एक भी वर्ड मिल जाए तो 60-40 आपको करना पड़ेगा। ये 3 इनकम को तो आइडेंटिफाई गवर्नमेंट कर ही चुकी है कि ये 3 इनकम ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा क्लोजली इंटीग्रेटेड हैं, जिन्हें हम आसानी से अलग अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी इनकम हो सकती हैं जो इंटीग्रेटेड हों, यानी कि आप जो इनकम कमा रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर ऑपरेशन दोनों को कंबाइन करके आप इनकम कमा रहे हैं, तो उसके लिए रूल 7 लगेगा। उसमें कोई परसेंटेज डिफाइंड नहीं है। सपोज कीजिए अंकल चिप्स कंपनी है, वो खुद ही खेतों में अपने वर्कर्स के थ्रू आलू की पैदावार करवाते हैं, और उन आलूओं को नहीं बेचते हैं, ठीक है ना, उन आलूओं से वो अंकल चिप्स तैयार करवाते हैं और फिर अंकल चिप्स सेल करते हैं। तो क्या बताइए कि क्या अंकल चिप्स वालों की सारी इनकम एग्रीकल्चरल मान लेनी चाहिए? बताइए आप मुझे कि क्या जो भी अंकल चिप्स वाले की इनकम है सारी की सारी एग्रीकल्चर मान लेनी चाहिए? आंसर इज नो। जो आलू की पैदावार है वो एग्रीकल्चर है, लेकिन आलूओं से वो लोग क्या करते हैं, वो बनाते हैं चिप्स। तो उससे जो आय आती है वो तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है, वो तो बिजनेस इनकम है, वो तो टैक्सेबल होना चाहिए। इसी तरीके से केचप, सॉस जिसे कहते हैं, टमाटर की सॉस आती है, तो टमाटर उगाए वो एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन टमाटर से उसे आपने बोतलों में सॉस के रूप में मैन्युफैक्चरिंग करी, उन टमाटरों से सॉस बनाई आपने, ठीक है ना, तो वो तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, तो वो तो टैक्सेबल होनी चाहिए। तो रूल 7 ऐसी इनकम के ऊपर लगता है कि जो कि इंटीग्रेटेड हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें अलग अलग किया जा सकता है। जो बहुत ज्यादा क्लोजली इंटीग्रेटेड है, जिसके लिए गवर्नमेंट के पास भी कोई रास्ता नहीं सूझा, तो उन्होंने एक परसेंटेज डिफाइन कर दी कि इतनी एग्रीकल्चर है, इतनी नॉन एग्रीकल्चर है। जो अदर प्रोडक्ट हैं जहां पर आइडेंटिफिकेशन बहुत इजीली संभव था, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है, जो एसएससी है, वो कंबाइंड रूप से अपना प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा है, तो उसमें हम बता देंगे कि आपको कैसे इनकम एग्रीकल्चर की और कैसे नॉन एग्रीकल्चर की आपको अलग अलग करनी है। एक एग्जाम्पल समझिएगा, देखिएगा इस चीज को, रूल 7 के लिए ये किसी भी इनकम पे लग जाएगा। जो रूल 7 है वो किसी भी इनकम पे लग जाएगा जो कि इंटीग्रेटेड होगी। एक एग्जाम्पल समझते हैं, देखिएगा आपने कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पैदा किया, ठीक है ना, कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पैदा किया आपने, उसकी 1000 यूनिट्स पैदा की, और जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, वो है 5 लाख रुपए, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है 5 लाख रुपए। इसकी जो मार्केट वैल्यू है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मैं बात बता रहा हूं, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो है 15 लाख रुपए। आप पोटैटो ही ले सकते हैं कि आपने 1000 किलोग्राम पोटैटो पैदा किया और 5 लाख रुपए की कॉस्ट से ये 1000 किलोग्राम आपका आलू पैदा हुआ है, जो मार्केट में 15 लाख रुपए का आपका सेल हो जाएगा, ठीक है ना। आपने कुछ यूनिट इसकी सेल कर दी, सपोज कीजिए आपने किया सेल ऑफ 200 यूनिट्स आपने सेल कर दी, और जो बैलेंस 800 यूनिट्स हैं, जो आपकी बैलेंस 800 यूनिट्स हैं, आपने यूज कर लिया किसके लिए? फॉर मेकिंग चिप्स। अंकल चिप्स बनवाने के लिए आपने जो 800 यूनिट्स हैं वो आपने यूज कर लिया। जो चिप्स बनाने की एडिशनल कॉस्ट है वो आपकी 3 लाख रुपए आई। जो चिप्स बनाने की एडिशनल कॉस्ट है वो आपकी कितनी आई? 3 लाख रुपए आई। और जो आपने सेल प्राइस है चिप्स का वो आपका
25 लाख रुपए आया। वो आपका सेल प्राइस जो है क्या आया, 25 लाख रुपए आया। अब आपको, क्योंकि अंकल चिप्स वाले तो क्या निकालेंगे, अंकल चिप्स वाले निकालेंगे। देखिए क्या क्या चीज सेल प्राइस पे मिली इन्हें। एक तो 200 यूनिट आपने बेची, यानी 15 लाख रुपए का 1/5 टोटल आपकी 1000 यूनिट थी, उसमें से आपने 200 यूनिट बेच दी। 1000 यूनिट का सेल प्राइस था 15 लाख रुपए, तो 1/5 कितना आ जाएगा, 3 लाख रुपए। सेल प्राइस आपका एक तो 3 लाख रुपए मिला। एक आम आदमी अपना प्रॉफिट कैसे निकालेगा कि बेच के क्या क्या मिला, 3 लाख रुपए तो डायरेक्ट सेल से मिला, और 25 लाख रुपए आपका अंकल चिप्स को बेच के मिला, यानी कि 28 लाख रुपए आपको सेल प्राइस के रूप में मिला। माइनस एक आपकी कॉस्ट 5 लाख रुपए आई, और एक कॉस्ट आपकी आई 3 लाख रुपए, 8 लाख रुपए कॉस्ट आ गई। तो ये जो 20 लाख रुपए का जो प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट कितना हुआ आपको, 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब बात ये आती है 20 लाख के प्रॉफिट में से कितना एग्रीकल्चर है और कितना नॉन एग्रीकल्चरल है, ये हमें निकालना है। कई सारे तरीके हैं इसके, कई सारे तरीके हैं, 2 तरीके तो मेन है ही, कि आपको पता है कि 15 लाख रुपए 1000 यूनिट के सेल प्राइस थी, कॉस्ट आई थी आपके 5 लाख रुपए, तो इसका मतलब है एग्रीकल्चरल इनकम क्या हो गई। अगर पूरा का पूरा आलू मार्केट में बेच दिया जाता तो एग्रीकल्चर इनकम कितनी आती, 15 लाख में से 5 लाख माइनस कर दीजिए, यानी कि आपकी आती 10 लाख। आपने एग्रीकल्चर इनकम निकाल दी, टोटल प्रॉफिट में से एग्रीकल्चर इनकम घटा दीजिए, तो बैलेंस आ जाएगा आपका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। दूसरा तरीका है कि आप पहले नॉन एग्रीकल्चर इनकम निकालें, यानी कि जो चिप्स आपने बनाए उनका सेल प्राइस कितना है जी, 25 लाख रुपए रेट के लिए। कॉस्ट ऑफ पोटैटो कितनी आएगी, कॉस्ट ऑफ पोटैटो आएगी मार्केट वैल्यू, यानी कि अगर आप 800 यूनिट मार्केट से खरीदते, अगर आप 800 यूनिट मार्केट से परचेज करते पोटैटो, तो कितने के बैठते, मार्केट वैल्यू पूरे 1000 यूनिट की कितनी आ रही थी, 15 लाख, तो 800 यूनिट की कितनी आ जाएगी आपकी, 12 लाख। इसके अलावा आपने एडिशनल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो आपने लगाए होंगे मैन्युफैक्चरिंग में, वो कितने लगाए थे, 3 लाख रुपए लगाए थे, तो 15 लाख रुपए बैठ गया। तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया, ये आपका 10 लाख आ गया। ये आ गया आपका बिजनेस इनकम। तो टोटल प्रॉफिट में से बिजनेस इनकम घटा दीजिए तो भी आपका नेट प्रॉफिट यानी कि नेट एग्रीकल्चर इनकम कैलकुलेट होके आ जाएगी। क्लियर हो गई बात ये? तो बड़ा सिंपल सा है। पहले मैंने एग्जांपल इसलिए दिया कि जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अब इस थ्योरी को एग्जाम्पल से लिंक कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा। थ्योरी लिखने के लिए कभी भी नहीं आएगी, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ही पूछे जाएंगे। NSSC may have composite business income which is partly agricultural and partly non-agricultural income. For example, where XYZ Limited grow potatoes and further process it produce to sell them as wafers. चिप्स बनाती है। In this case, the company has composite income that is from agricultural and from business. The composite income has to be disintegrated, and for computing business income, the market value of any agricultural produce raised by the SSE or received by him as rent in kind and utilized as raw material in his business is deducted. यानी कि बिजनेस इनकम निकालते वक्त जो आपने रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया है, जो पोटैटो प्रोड्यूस किए हैं, उनकी मार्केट वैल्यू को आप डिडक्ट करेंगे एज ए कॉस्ट। नो फर्दर डिडक्शन इज परमिसेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एसएसई एज ए कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। इसके अलावा जो खेती में खर्चा हुआ है वो कोई और खर्चा माइनस नहीं होगा जब आप चिप्स की इनकम निकाल रहे होंगे, क्योंकि मार्केट वैल्यू आपने डिडक्ट कर ली। लेकिन हाँ, जो प्रोसेसिंग का खर्चा होगा, आलू से चिप्स बनाने का जो खर्चा होगा वो माइनस होगा। फॉर कंप्यूटिंग एग्रीकल्चर इनकम, द मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विल बी द टोटल एग्रीकल्चर रिसीप्ट ऑन अकाउंट ऑफ पोटैटो फ्रॉम सच एग्रीकल्चर रिसीप्ट। Expenses such as cultivation expenses incurred in connection with such receipt will be deducted and balance will be agriculture income which will be exempt। तो नीचे एक आपको एग्जाम्पल दे रखा है, ये आप
सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा। अब कुछ एक मैं आपको केस करा देता हूं, जो अभी मैंने कंपोजिट इनकम से रिलेटेड मैंने समझाया है, उससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं। देखिएगा, इलस्ट्रेशन 6 है, इलस्ट्रेशन 6 है, जे ग्रो सुगर केन गन्ना एंड यूज द सेम फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुगर इन इट फैक्ट्री। जे जो है गन्ने को उगाता है और उससे शुगर बनाता है, चीनी बनाता है। तो गन्ना उगाना एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन गन्ने से चीनी बनाना ये बिजनेस इनकम है। 30% ऑफ शुगर कैन प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर 10 लाख। जो भी गन्ना उगाता है उसका 30% वो एज इट इज मार्केट में बेच देता है 10 लाख रुपए का। एंड कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच शुगर केन इज 5 लाख। और जो 10 लाख रुपए का गन्ना बेचा उसकी कल्टीवेशन की जो कॉस्ट है 5 लाख है। थोड़ा सा फंसा के क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, लैंग्वेज को अच्छी तरह पढ़िएगा। एंड कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन सच शुगर केन, सच का मतलब है जो 30% है। कभी आप पूरे गन्ने की कल्टीवेशन की कॉस्ट मान लें। द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन फॉर द बैलेंस 70%, ये तो अच्छा है, दे दिया इन्होंने, इज 14 लाख। यानी कि जो बाकी 70% की है वो 14 लाख है। तो आपको देखिए, अगर नहीं दे रखा होता तो हम निकालते क्या, 5 लाख रुपए तो है 30% की, तो 70% की कितनी है, तो वो कुछ और आती। लेकिन इन्होंने बैलेंस शुगर केन की साफ साफ दे दी 70%। तो आपको इस तरह से क्रॉस चेक नहीं करना, ये दे दी इन्होंने तो दे दी। एंड मार्केट वैल्यू ऑफ सेम इट 22 लाख, जबकि 30% की मार्केट वैल्यू तो आपका 10 लाख थी। तो अगर 70% की निकालेंगे तो 22 लाख नहीं आएगी। लेकिन इन्होंने अलग से बिल्कुल दे रखा है, 70% का केस अलग से दे रखा है, 30% का अलग से दे रखा है, तो जो है वो मानना है। आफ्टर इनकरिंग 1.5 लाख इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑन द बैलेंस शुगर केन द शुगर वाज सोल्ड 25 लाख। कंप्यूट जेज बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम। सबसे पहले बिजनेस इनकम की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, उसमें आपका जो सेल प्राइस है शुगर का वो 25 लाख रुपए है। उसमें से आप कॉस्ट ऑफ शुगर केन घटाएंगे, वो दे रखी है 22 लाख रुपए, यानी कि मार्केट वैल्यू घटाएंगे 70% की। जो आपकी कल्टीवेशन की कॉस्ट है 14 लाख, वो लेस नहीं होगी। कल्टीवेशन की जो कॉस्ट है वो लेस नहीं होगी, क्योंकि 22 लाख रुपए आपने शुगर केन की मार्केट वैल्यू घटा ली। इसके अलावा 1.5 लाख रुपए और खर्च करे आपने प्रोसेस में, तो 1.5 लाख रुपए आप ये भी माइनस करेंगे, तो 3 लाख में 1.5 लाख, 25 में 22 लाख एक जाएंगे और 1.5 लाख एक जाएंगे। तो आपकी जो बिजनेस इनकम बची वो कितनी बची आपकी, 1.5 लाख। ये आ गई बिजनेस इनकम। अब बात आती है एग्रीकल्चर इनकम कितनी है। एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, 5 लाख आपने एक बेचा, 5 लाख का आपने एक बेचा, और कॉस्ट कितनी थी इसकी, सॉरी ये तो कल्टीवेशन के खर्चे थे 5 लाख, बेचा आपने 10 लाख रुपए का, 10 लाख का बेचा, 5 लाख रुपए इसकी थी कल्टीवेशन की कॉस्ट, 5 लाख रुपए तो एग्रीकल्चर इनकम ही आ गए। इसके अलावा सुनिए और भी है, जो 70% की कल्टीवेशन कॉस्ट थी 14 लाख थी और मार्केट वैल्यू थी 22 लाख, तो 22 लाख अगर आप बेचते तो ये भी था, और 14 लाख ये कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, तो 8 लाख रुपए ये भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम आ गई। तो 8 लाख एक और 5 लाख एक, यानी कि 13 लाख आपकी एग्रीकल्चर इनकम आ जाती है। पीछे आपका सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है, ठीक है ना। तो प्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो आप चेंज भी कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे उस तरीके से। तो सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम ऑफ जे, ठीक है ना, सेल ऑफ शुगर वगैरह सब यहां दे रखा है। तो अगर आप एग्रीकल्चर इनकम देखेंगे तो वो कितनी आएगी, जो बिजनेस इनकम है तो 1.5 लाख आ गई, एग्रीकल्चर इनकम 70% वाले पार्ट की 8 लाख आ गई, और जो आपका वैसे वाला आपका एग्रीकल्चर इनकम थी 5 लाख एक आ गई। तो टोटल आपकी 13 लाख रुपीज क्या आ गई, आपकी एग्रीकल्चरल इनकम आ जाती है। जल्दी से बताइएगा, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी बच्चे बताएंगे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।
तो चलिए आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को, इस टॉपिक को फिनिश करेंगे और अगले टॉपिक में मतलब इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, उसमें हम ये पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वो टॉपिक है और वो आता ही आता है कि आप कैलकुलेशन टैक्स की कैसे करेंगे। अभी तक जो आपने टैक्स की कैलकुलेशन सीखी है उसमें कुछ फेरबदल हो जाएगा अगर आपके क्वेश्चन में एग्रीकल्चर इनकम भी है और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी है। आपको तो ये पता है कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम पर आप टैक्स निकाल ही लेते हैं, लेकिन अगर एग्रीकल्चर इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों है तो वास्तव में एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड है, लेकिन उस केस में नॉन एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स निकालने का जो तरीका है चेंज हो जाता है। तो हमें उस टॉपिक को स्टडी करना है, तो अगली क्लास में स्टडी कर लेंगे, वो बिल्कुल अलग टॉपिक है इससे। तो आज यहीं रख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।